आइए आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का संक्षिप्त रूप है। उसे भारतीय संविधान का सार कहते हैं, दर्शन कहते हैं भारतीय संविधान का। उसमें भारतीय संविधान का दर्शन निहित है, बेसिक फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें भारतीय संविधान को जानना या समझना है तो हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना और समझना होगा, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही वो सारी बातें निहित हैं जिसका विस्तार आगे चलकर भारतीय संविधान में किया गया है। अलग अलग संविधानविदों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अलग अलग संज्ञा दी है। आइए संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान में क्या महत्व रखती। देखिए, भारतीय संविधानविद के मुंशी जी ने भारतीय संविधान को उसकी जन्म कुंडली कहा है। एन.के. पालकीवाला ने इसे परिचय पत्र कहा। ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। अर्नेस्ट बॉकर ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। एम हिदायतुल्लाह ने कहा कि घोषणा पत्र के समान है, इसमें हमारे दृढ़ संकल्प परिलक्षित होते हैं। सुभाष कश्यप जी ने कहा कि अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। आइए हम इन बातों को समझते हैं। जन्म कुंडली का मतलब क्या होता है? जब किसी शिशु का जन्म होता है तो पंडित जी जन्म कुंडली देखते हैं और जन्म कुंडली देखकर बता देते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर क्या करने वाला है, क्या बनने वाला है, इसका भविष्य क्या होगा। इसी तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के लिए, भारत देश के लिए कैसा लोकतांत्रिक भविष्य तय किया था। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत को राजनीतिक शिशु कहा जाता था। हालांकि भारत बहुत ही प्राचीन देश है, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति बहुत ही प्राचीन है, पर जब भारत आज़ाद हुआ तो उसे राजनीतिक शिशु कहा गया कि अभी अभी नवनिर्मित लोकतंत्र है, अभी अभी इस लोकतंत्र का जन्म हुआ है यहाँ पर, ये आगे चल करके अपने लोकतंत्र को संभाल नहीं पाएगा। विदेशी मीडिया ने तरह तरह की घोषणाएं की कि भारत देश 20 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, भारत का लोकतंत्र कुछ ही दिन का लोकतंत्र है, ये सब दिखावे की वस्तु है, ये सिर्फ भारतीयों के सिर पर सजाया गया मुकुट है, क्योंकि भारतीयों को लोकतंत्र की आदत नहीं है, हमेशा राजशाही में रहे हैं, गुलाम रहे हैं इतने वर्षों तक, अपना संविधान नहीं बना पाएंगे, चला नहीं पाएंगे। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय ही उसकी प्रस्तावना में ही उन संकल्पों को लिख दिया था कि भारत आगे चलकर कैसा देश बनेगा। क्या भारत तानाशाह बनेगा, समाजवादी बनेगा, पूंजीवादी देश बनेगा? क्या भारत का संविधान भारत के नागरिकों की अधिकारों की सुरक्षा कर पाएगा, उन्हें तरह तरह के न्याय उपलब्ध करा पाएगा? क्या भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा बना लिया जाएगा? ये सब कुछ, ये सारी बातें कि भारत आगे चलकर कैसा लोकतंत्र बनने वाला है, भारत का लोकतंत्र जब युवा होगा तो वो किस तरह का लोकतंत्र होगा, कितना मजबूत लोकतंत्र होगा, ये सारी बातें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही लिख दी गई थी। इसीलिए के मुंशी जी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहा। प्रस्तावना इसका परिचय पत्र भी है। अगर आप संविधान की प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरे संविधान का परिचय उसमें मिल जाएगा। उसमें मूल अधिकारों की, नीति निर्देशक तत्वों की, सभी के झलक आपको उसमें मिल जाएगी। एक दृढ़ संकल्प है, एक घोषणा पत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक साधारण सा वाक्य नहीं है, ये नागरिकों के द्वारा दिया गया दृढ़ संकल्प है कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, भारत कैसा लोकतंत्र होगा, भारत का संविधान कितना मजबूत होगा। अर्नेस्ट बॉकर जी ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसकी कुंजी है। बहुत बार जब भारतीय संविधान में कोई व्याख्या उलझ जाती है, कुछ शब्दों की हम व्याख्या नहीं कर पाते, कहीं संदिग्ध अर्थ निकलता है, तो भारत की प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है, जहाँ से हम भारतीय संविधान की व्याख्या करते हैं। तो भारतीय संविधान निर्माताओं के मन और उनके विचारों को जानने की कुंजी है। भारतीय संविधान के संदिग्ध व्याख्याओं को करने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही कुंजी का कार्य करती है। वास्तव में भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। अगर भारतीय संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। आइए अब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से समझते हैं कि हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन बिंदुओं का अध्ययन करना है। पहला पॉइंट, हमने भारतीय संविधान की उपयोगिता को समझ लिया कि भारतीय संविधान की क्या उपयोगिता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भारतीय संविधान में क्या उपयोगिता है। नंबर 2, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है
या नहीं, उसका भाग है या नहीं। नंबर 3, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? और क्या 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? और अगली बात भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे से जुड़ी हुई है। आधारभूत ढांचा संबंधी व्याख्या भी हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ बातें जो हम अभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते समय समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रयोजन को समझते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या प्रयोजन है, उससे हमें क्या क्या किन किन बातों का पता चलता है, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है। प्रयोजन, सबसे पहली बात जो हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पता चलती है वो भारतीय संविधान का स्रोत, कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। तो आइए सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पहले शब्द को पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग, भारत के नागरिक। ये भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया गया, भारत के लोगों के लिए बनाया गया और भारत के लोगों को ही अर्पित कर दिया गया, उन्हें ही समर्पित कर दिया गया। लास्ट में देखिए, इतर द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। इसलिए सबसे पहले तो हमें भारतीय संविधान का स्रोत पता चलता है कि भारत का संविधान किसने बनाया? भारत के लोगों ने, भारत के नागरिकों ने, भारत के नागरिकों के लिए और भारत के नागरिकों को ही समर्पित कर दिया। दूसरी बात जो हमें पता चलती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से वह है संविधान की प्रकृति या स्वरूप। देखिए, इसकी लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि भारत कैसा देश है? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। भारत समाजवादी देश है, भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, भारत पंथ निरपेक्ष देश है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ है कि भारत अपने सभी आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति रखता है। भारत पर किसी भी बाह्य शक्ति या बाह्य देश का कोई प्रभाव नहीं है। भारत राष्ट्रकुल का सदस्य है, मगर वो एक सिर्फ मान्यता के रूप में, प्राचीन मान्यता के रूप में है। ऐसा नहीं है कि भारत कि वह आंतरिक निर्णयों में कोई हस्तक्षेप कर सकता है या भारत उसके अधीन हो, ऐसा नहीं है। भारत संप्रभु देश है, अपने संपूर्ण निर्णय स्वयं करता है, स्वतंत्र विदेश नीति रखता है। भारत में किसी भी बाह्य शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है। भारत अपने आंतरिक निर्णय स्वयं करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। आंतरिक निर्णयों में उसकी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समाजवादी, कि भारत एक समाजवादी देश है। भारत में अर्थव्यवस्था का मिश्रित मॉडल अपनाया गया है, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को स्थान दिया गया है, मगर उसका झुकाव समाजवाद की ओर है। भारत में अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा भी भारतीय संविधान के द्वारा की जाती है। भारतीय समाजवाद में नेहरू जी के विचारों की झलक मिलती है, जिन्होंने पूंजीवाद को भी प्रेशर दिया, मतलब वह भी फले फूले, लोग स्वतंत्र रूप से निजी उद्यम कर सकें, आगे बढ़ सके, देश को विकास की नई नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। और समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, समाज के किसी भी वर्ग के लोग के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, उन्हें प्रतिष्ठा और अवसर की समान अवसर मिल सके, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो वृद्ध हो, सभी के अधिकारों की रक्षा संविधान के द्वारा की जाती है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष देश है। भारत पंथ निरपेक्ष है। यहाँ पर भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के नागरिक किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। वह अपने धर्म से जुड़े स्कूल, विद्यालय
चला सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उन्हें अंतःकरण की उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। आगे मूल अधिकारों में आप इसे विस्तार से पढ़ेंगे कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। भारत राज्य के द्वारा किसी भी धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, किसी भी धर्म के लिए फंडिंग नहीं की जाती। पर भारत के नागरिकों को ये पूरी आज़ादी है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, अपने धर्म से की उपासना स्वतंत्रता, उसके मंदिर मस्जिद खोल सकते हैं। ये इस बात की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को दी गई है। लोकतंत्र जहाँ पर एक चुनी हुई सरकार 5 वर्षों तक शासन करती है। किसके द्वारा चुनी हुई? जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। हमारे यहाँ विधायिका के 2 रूप हैं, एक संसद के रूप में और राज्य विधानमंडल के रूप में, और तीसरा पंचायती राज के रूप में। त्रिस्तरीय व्यवस्था है हमारे यहाँ, और यहाँ पर कोई भी नागरिक किसी भी पद तक जा सकता है। MP, MLA, PM, CM, राष्ट्रपति कुछ भी बन सकता है। चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। वोट देने का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। हमारे यहाँ तानाशाही शासन नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। गणराज्य का यही अर्थ होता है कि यहाँ पर कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ का राष्ट्रपति भी अप्रत्यक्ष माध्यम से जनता द्वारा ही चुना जाता है। तीसरा प्रयोजन है उद्देश्य। भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान का उद्देश्य है न्याय, भारतीय जनता को न्याय उपलब्ध कराना, उसे स्वतंत्रता देना, समता का व्यवहार करना और बंधुता, देश की बंधुता को बनाए रखना। हमारे यहाँ न्याय की विशद और व्यापक अवधारणा है। ये न्याय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कि समस्त नागरिकों को, ध्यान दीजिएगा, समस्त नागरिकों को, जो हम पहले ही कह चुके हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह का न्याय सुनिश्चित किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखिए, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का अर्थ हुआ कि यहाँ पर किसी भी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। ठीक है, यहाँ पर SC, ST, महिला, वृद्ध सभी का वोट बराबर है, सभी के वोट का राइट बराबर है, सभी को अवसर की समानता दी गई है। कोई भी भारत सरकार की वैकेंसी निकलती है, उसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो आपकी भाषा, जन्मलिंग, जन्म स्थान, इस सब के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको आगे बढ़ने की पूरी स्वतंत्रता है और समान अवसर सुलभ भारत सरकार के द्वारा कराए जाएंगे। आर्थिक स्वतंत्रता, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन। यहाँ पर एक टैक्स पेयर के वोट की कीमत भी वही है, एक बेरोजगार के वोट की कीमत भी वही है। तो आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पर भारत के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से, मूल अधिकारों के माध्यम से आपको आर्थिक स्वतंत्रता दी, आर्थिक न्याय उपलब्ध कराया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ पर एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है और एक बड़े पूंजीपति का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते यहाँ पर किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है और सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। न्याय के बाद है स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दी गई पूछा जाता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? विचार, आप किसी भी विचारधारा को आगे उसका पोषण कर सकते हैं, आप किसी भी विचारधारा को मान सकते हैं। हमारे यहाँ जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग विचारधारा से आते हैं। कांग्रेस है, BJP है, आप है, भारतीय तमाम राजनीतिक दल हैं, उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। वो अपनी विचारधारा के आधार पर प्रचार प्रसार करते हैं, वोटरों को सेटिस्फाई करते हैं कि हम इस विचारधारा के हैं और हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ विचारों की स्वतंत्रता, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विश्वास, धर्म, उपासना
किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अपने अंतःकरण की उपासना की स्वतंत्रता है। विश्वास, आप विश्वास व्यक्त कर सकते हैं अपने धर्म में, किसी के प्रति आस्था व्यक्त कर सकते हैं। अगला उद्देश्य है समता। समता सार्वजनिक स्थान पर, लोक नियोजन में और भारतीय संविधान के समक्ष, भारतीय कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्हें प्रतिष्ठा और अवसर की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। प्रत्येक नागरिक को, मैंने पहले भी व्याख्या की है समता की, ये सारे शब्द दरअसल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये अलग अलग अवधारणाएं नहीं है, ये तभी पूर्ण होंगी जब ये सारी बातें एक साथ जुड़ करके एक साथ जुड़ करके सामने आएंगी। समता, तो समता से अर्थ है लोक नियोजन में अवसर की समता। प्रतिष्ठा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पद प्रतिष्ठा बनाए रखने का की समता। समता का अर्थ है लोक नियोजन में अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। भारतीय कानून के समक्ष, भारतीय संविधान के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, लोक नियोजन में अवसर की समानता दी जाएगी। किसी भी आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, क्षेत्र, किसी भी आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। अगला शब्द आता है बंधुता। अगला उद्देश्य है इसका बंधुता। बंधुता, कैसी बंधुता? राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता और व्यक्ति की गरिमा। तो ये दो तरह की, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो यहाँ पर नागरिकों का कर्तव्य भी सुनिश्चित किया गया है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखें, आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से रहें, आपस में बंधुता का भाव रखेंगे तो भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहेगी। कोई भी बाह्य शक्ति, कोई भी आंतरिक शक्ति ऐसी जो धर्म के आधार पर, क्षेत्र, भाषा, लिंग, जन्म स्थान, किसी भी आधार पर आपस में भारत के नागरिकों के बीच कटुता न पैदा करने पाए। अगर भारत के नागरिकों में बंधुत्व की भावना रहेगी, सौहार्दपूर्ण भावना रहेगी, तभी भारत एक राष्ट्र शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। और एकता, जब भारत एकजुट होगा, एकता के साथ रहेगा, भारत में कोई हिंसा, कोई दंगे नहीं भड़केंगे, तो भारत अपनी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर तरह की उन्नति सुनिश्चित कर पाएगा। तो ये एक दृढ़ संकल्प जो भारत की संविधान सभा में लिया गया था भारतीय संविधान की उद्देशिका के माध्यम से। और ये संकल्प कौन ले रहा है? भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिकों के लिए ही संकल्प है। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक पूरा वाक्य है, पर एक साधारण वाक्य नहीं है, ये एक दृढ़ संकल्प है, ये घोषणा पत्र है। ये भारत के नागरिकों ने ये घोषणा की थी कि हम भारत का संविधान ऐसे बनाएंगे और ऐसे भारत देश को चलाएंगे, और ये टारगेट हमारे हैं जिन्हें हम आगे चलकर अचीव करेंगे, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता, भारत की अखंडता, एकता, बंधुता, ये हमारे टारगेट हैं जिन्हें हम अचीव करेंगे। तो ये घोषणा पत्र है। अगला प्रयोजन आता है तिथि निर्धारण। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हमें भारतीय संविधान की तिथि का भी पता चलता है। 26 नवंबर 1949 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, और विक्रमी संवत के हिसाब से संवत 2006। 26 नवंबर 1949 और संवत 2006 को हमारा संविधान भारत के नागरिकों के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रयोजन क्या है? एक तो हमें स्रोत का पता चलता है, दूसरे इसकी प्रकृति या स्वरूप का पता चलता है, तीसरा उसके उद्देश्य का पता चलता है, और चौथा हमें तिथि निर्धारण का पता चलता है। अगर हम एक और प्रयोजन देखें तो यहाँ पर अर्थ निर्धारण में भी आगे जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती दी गई तो बहुत अलग अलग केस हैं जिनकी हम अलग अलग व्याख्या करेंगे, बताएंगे विस्तार से कि किसमें क्या निर्णय आया। तो एक केस था जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना वो महत्वपूर्ण भाग है जिसके आधार पर हम संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। बहुत बार जब भारतीय संविधान
कि कई क्लॉज, कई आर्टिकल संदिग्ध होते, कई शब्दों का संदिग्ध अर्थ निकलता है, तो हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को से जोड़ करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान के उन शब्दों की व्याख्या करते हैं। तो एक और प्रयोजन इसका अर्थ निर्धारण में भी है। हमने भारतीय संविधान की उपयोगिता को समझ लिया, उसके प्रयोजन को समझ लिया। अब हम समझते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या उसका अंग है या नहीं, उसका भाग है या नहीं। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहले तो भाग या अंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, इतने अनुच्छेद हैं। तो ये वो वाले भाग की बात नहीं कर रहा है। इंडेक्स में जो अनुक्रमणिका में दिया जाता है कि संघ और राज्य क्षेत्र, फिर संसद, फिर नागरिकता, नहीं, तो ये उन वाले भागों से पृथक हम भाग की बात करें। भाग इन सेंस कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है। तो देखिए, इसके लिए अलग अलग केसों में अलग अलग वर्डिक्ट आया है। कुछ केस हमने आपके सामने लिख दिए हैं, जैसे वेरुवाड़ी केस 1960, सज्जन सिंह 1964, गोलकनाथ 1967 और केशवानंद भारती 1973। इसमें दो केस बहुत महत्वपूर्ण है, पहला वेरुवाड़ी और दूसरा केशवानंद भारती केस, जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विस्तृत व्याख्या इसमें की गई है। पहला केस 1960 का है, वेरुवाड़ी का। इसमें कहा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है और ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब अगर हम न्यायालय इस आधार पर नहीं जा सकते कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि भारतीयों को न्याय सुनिश्चित कराएगी, बंधुता बढ़ाना चाहिए, तो हम इस आधार पर न्यायालय नहीं जा सकते कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इसके बाद सज्जन सिंह केस आया, इसके बाद गोलकनाथ केस आया। तो इन दोनों केसों में कुछ कुछ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को महत्व दिया गया। गोलकनाथ केस में कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। सज्जन सिंह केस में भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को अपने पूर्व निर्णय यानी वेरुवाड़ी केस के निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। फिर 1973 में आता है केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, भारतीय संविधान का भाग है। और ये भी व्याख्या की गई कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना चूंकि भारतीय संविधान का भाग है, अतः इसमें अनुच्छेद 368 के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। मगर इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि वैधा संशोधन किया जा सकता है, और एक कॉन्सेप्ट दिया गया आधारभूत ढांचे का, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन तो किया जा सकता है, संशोधन तो किया जा सकता है, मगर इसके आधारभूत ढांचे को परिवर्तित किए बिना। जैसे कि हम एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, जो मूल प्रस्तावना थी, जो मूल संविधान था, उसमें ये 3 शब्द नहीं थे, मगर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। मगर ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आधारभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं करते। जैसे इसमें कहा गया राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली, तो इसमें शब्द अगर और अखंडता जोड़ दिया गया तो ये राष्ट्र की एकता को और मजबूती प्रदान करता है, उसे और पॉजिटिव वे में ले जाता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता दोनों एक दूसरे के पूरक है, और राष्ट्र की एकता शब्द को और अधिक बल देता है अखंडता शब्द। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। जैसे भारत की प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना में देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पहले ही सुनिश्चित कर दिया गया, स्वतंत्रता की बात की गई, समता की बात की गई। तो ये सारे लक्षण समाजवाद के ही हैं, बस इसमें समाजवादी शब्द डाल करके इन बातों को, इन संकल्पों को, इन उद्देश्यों को और मजबूती प्रदान कर दी गई। व्यक्ति की, देखिए यहाँ पर राष्ट्र की एकता, अखंडता, गरिमा, व्यक्ति की गरिमा की बात की जा रही है ना, तो अगर हम पंथ निरपेक्ष शब्द यहाँ पर डाल दे रहे हैं, तो भारत के संविधान में पहले से ही मूल अधिकारों में हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो हमने यहाँ पर एक पंथ निरपेक्ष शब्द और डाल दिया। इससे भारत के संविधान का जो आधारभूत ढांचा है वह नहीं बदलता, आधारभूत ढांचा एज इट इज रहता है, और इसमें हमने 3 शब्द और ऐड भी कर दिए। तो इस तरह का संशोधन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया जा सकता है, जो कि भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को परिवर्तित ना करे। ये बात केशवानंद भारती केस में कही गई। तो अब हम ये बात मानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है।
उसमें संशोधन किया जा सकता है, मगर आधारभूत ढांचे को परिवर्तित किए बिना। ये न्यायालय में पर परिवर्तनीय नहीं है। अब परीक्षा से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। देखिए, बहुत बार प्रस्ताव परीक्षा में जो प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इन शब्दों का क्रम पूछ लिया जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आप इन शब्दों का क्रम याद रखिएगा। पहले नंबर पर आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथनिरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक, पांचवा गणराज्य। तो इन शब्दों को इसी क्रम में हमें याद रखना है। और एक प्रश्न आता है कि कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समता। तो देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और समता 2 प्रकार की। कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है प्रश्न प्रीलिम्स परीक्षाओं में। दूसरा एक बात जो मुझे आपको सबसे पहले बता देनी चाहिए थी, एक प्रश्न वो ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव का ही विकसित रूप है। उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान की दूसरी मीटिंग में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा रखा गया था संविधान सभा में, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, एक संकल्प रखा गया था। ये उसी का विकसित या व्यापक रूप भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया, संविधान सभा में अपना लिया गया था, स्वीकृत कर लिया गया था। तो ये 2 तिथियां भी आप याद रखिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, उसी का व्यापक रूप भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। 22 जनवरी 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। एक प्रश्न तो आपको साफ साफ पहले हमने बता दिया कि किस तिथि को भारतीय संविधान अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। और बाकी आप जानते हैं कि जो कुछ आर्टिकल इस दिन अपना लिए गए थे, शेष आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। ये भी प्रश्न आता है जो हमने आपको शुरू में बताया कि हम कुछ उदाहरण दे देंगे, उस कीवर्ड है जैसे भविष्य फल या फिर जनकुंडली, क्या मुंशी ने कहा है, अर्नेस्ट वाकर ने उसको कुंजी नोट कहा है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो ये कुछ कीवर्ड्स के साथ में कुछ संविधान विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कुछ संज्ञा दी है, वो शब्द आप याद रखिएगा। जैसे एन के पालकीवाला ने कहा है कि ये परिचय पत्र है, तो इन उदाहरणों को भी आप याद रखिएगा। ये प्रश्न आपसे किया जाता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं का मत या विचार या उनके सपने हमें भारतीय संविधान के किस भाग में परिलक्षित होते हैं? तो उसका उत्तर होगा उद्देशिका या प्रस्तावना। प्रस्तावना से हमें भारतीय संविधान निर्माताओं के मन, उनके विचारों का पता चलता है। उनके विचार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं। तो भारतीय संविधान निर्माताओं का मत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है। ये भी एक प्रश्न आता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो कौन से 3 शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में या मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। एक प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है? तो हमने आपको बार बार बताया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, ये जो 4 केस है इनसे भी जोड़ करके प्रश्न आता है। तो आप ये 2 केस विशेष रूप से याद रखिएगा। एक बेरुवाड़ी जिसमें कहा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसका भाग नहीं है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा है केशवानंद भारती केस जिसमें कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसका भाग है, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है किंतु उसका आधारभूत ढांचे में परिवर्तन किए बिना। गोलकनाथ केस में कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण स्थान है। बेरुवाड़ी केस में ये तो कहा गया कि इसका भाग नहीं है, परंतु ये भी कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना
भारत का स्थान महत्वपूर्ण है और बहुत बार वह भारतीय संविधान की व्याख्या करने में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हमें सहयोग लेना पड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं जो केस से जुड़ी हुई हैं। ये केस की तिथि, किस केस में क्या निर्णय दिया गया संविधान की प्रस्तावना से संबंधित, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमारा ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।